हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए लेक्चर के साथ। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है बच्चों। हमारा एक पार्ट बच गया था जो था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा लेक्चर नंबर 5 है बच्चों। पिछले 4 लेक्चरों में जो मेरा पहला लेक्चर होगा बच्चों, पहला पार्ट है इस यूनिट का, उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को मैंने कंबाइन करके अपलोड किया है। लेक्चर सेकंड में मैंने स्टमक कवर किया है, लेक्चर थर्ड में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया है और ये लेक्चर फिफ्थ है हमारा। और इस लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन के सभी पार्ट्स को, उसके एनाटॉमी को, उसके फिजियोलॉजी को डिटेल में डील करेंगे बच्चों। तो आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें ताकि हम ऐसे और लेक्चर्स आपके लिए लाते रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को बच्चों। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट ऑर्गन हम बोल सकते हैं या लास्ट पार्ट बोल सकते हैं किसका, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का बच्चों। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज द फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स मेन रोल इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and electrolytes, formation of fecus and storage of the undigested food before the elementary elimination। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो हालांकि इसका रोल बच्चों डाइजेशन में नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, जैसा कि मैंने इस स्लाइड में दिखाया है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। इसका सबसे पहला हिस्सा होता है बच्चों सीकम। सीकम में क्या होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आके यहाँ पर ओपन होता है और फर्दर फिर इस असेंडिंग, फिर कोलॉन्स आते हैं। कोलॉन फिर 3 पार्ट में बांटा गया है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड, फिर रेक्टम और एनस बच्चों। तो कोलॉन्स जो है असेंडिंग इसको इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये असेंडिंग है, मतलब हमारे राइट साइड में होता है और असेंडिंग उसका क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। ट्रांसवर्स कोलॉन बच्चों हॉरिजेंटली प्रेजेंट होता है। डिसेंडिंग कोलॉन फिर क्या है, डिसेंड करता है। फिर सिग्मोइड, क्योंकि ये एस शेप का होता है कहीं ना कहीं, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलॉन कहा जाता है। फिर हमारा रेक्टम आता है जो कि टेम्परेरली किसको स्टोर करता है, फीकस को स्टोर करता है। फिर हमारा लास्ट पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एनएस आ जाता है बच्चों। ठीक, तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हो गया। एक बार यहाँ निमोनिक आप देख लें, CCRA, सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल बच्चों। ठीक, तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के एक ओवरव्यू छोटा सा। तो अगर हम इसके लोकेशन की बात करें बच्चों, तो ये कहाँ लाइज करता है, द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन स्टार्ट एट द इलियोसिकल जंक्शन वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड्स। It form an inverted U-shaped tube around the coils of the small intestine, length about 1.5 मीटर, जबकि जो कि हम 5 फीट होता है। डायमीटर लार्जर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हेंस द नेम इज लार्ज। तो बच्चों जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इलियोसिकल जंक्शन से स्टार्ट होता है, जहां से हमारा इलियम और सीकम क्या होते हैं, एक साथ ज्वाइंट करते हैं। और ये लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट इलियक फोसा में। अगर हमारा ये एब्डोमेन है बच्चों, सपोज करिए ये क्या हमारा एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन को जैसा कि आप जानते हैं उसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। कितने पार्ट में, 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या हमारा, ये हमारा होता है राइट इलियक फोसा। ठीक, राइट इलियक फोसा हमारे इसी हिस्से में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है बच्चों, यही राइट इलियक फोसा से स्टार्ट होता है। और ये जो यू शेप की बात कर रहा है, यहाँ पर जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है बच्चों, वहां पे एक इन्वर्टेड यू शेप का क्या बनता है, शेप बनता है, जो कि कॉइल्ड रहता है। कॉइल्ड क्या बोल सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऐसे हैंग करता है या कॉइलिंग बना लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक, और इसका आप लेंथ याद रखिएगा कि 1.5 मीटर होता है और डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है।
अब उसके अगर हम पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, पहला हिस्सा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सीकम होता है, जो कि ए ब्लाइंड पाउच एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इट रिसीव चाइम फ्रॉम द इलियम थ्रू द इलियोसिकल वॉल विच प्रिवेंट्स बैकफ्लो। तो जो हमारा सीकम है बच्चों, वो एक तरह का क्या है, ब्लाइंड पाउच होता है, या ब्लाइंड क्या होता है, पाउच होता है, जो कि कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है। ब्लाइंड क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये एक साइड से इनक्लोज होता है और एक ही साइड ओपन होता है बच्चों, ठीक। और ये रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, चाइम रिसीव करता है, कहां से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक। A small finger-like projection from the cecum is called the vermiform appendix, often called the vestigial organ. Appendix contain lymphoid tissue helping in immunity. तो जो हमारा सीकम होता है बच्चों, उससे एक क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच होती है, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, या फिर कॉमनली हम उसको अपेंडिक्स कहते हैं बच्चों। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं होता बच्चों, लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि उसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा अपेंडिक्स होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, अपेंडिक्स में। अब अगर अपेंडिक्स नहीं रहेगा, या अपेंडिक्स में कोई दिक्कत आती है बच्चों, या फिर उसका ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसमें क्या इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो उसकी अपेंडिक्स की ओपनिंग होती है बच्चों किसमें, हमारे सीकम में, वो बहुत नैरो होती है। तो इसीलिए अगर ये जनरली किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या किसी और चीज की वजह से क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हमें एक कंडीशन आती है जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं बच्चों, और इसको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं, अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे अपेंडिक्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है हमारे लार्ज सीकम से, जो कि ज्वाइंट होता है बच्चों, ठीक। अब इसके कंटिन्यूएशन में दूसरा हिस्सा आता है बच्चों हमारा कोलॉन, ठीक। द मेन एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फिर हमारा क्या आ जाता है, कोलोन आ जाता है बच्चों, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का मेन हिस्सा होता है। यही क्या करता है, स्टोर करता है, सॉरी, फीकस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं बच्चों। तो पहला इसका जो कोलॉन का हिस्सा होता है वो है असेंडिंग कोलॉन, एक्सटेंडेड अपवर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारा राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन है बच्चों, वहां से ये किस तरफ एक्सटेंडेड होता है, अपवर्ड साइड में एक्सटेंडेड होता है। अब ये किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। दूसरा बच्चों हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन है, रन्स अक्रॉस द एब्डोमेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये क्या करता है, एब्डोमेन से राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ जाता है बच्चों, और ये हमारे अपर साइड, एब्डोमेन के अपर साइड में प्रेजेंट होता है बच्चों। इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है बच्चों, वो स्पेसिफिकली जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जा चुका है, उसका क्या कराता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कराता है, जिससे उसका क्या, वो फीकस में कन्वर्ट होता है, क्या, हमारा अनडाइजेस्टेड जो वेस्टेज फूड मटेरियल है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। तो इसी तरह बच्चों हम पढ़ेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है, एक एक टॉपिक्स को हमको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, और हमें एग्जाम में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, ठीक। हम जैसे बहुत लोगों की आदत होती है बच्चों की, वो टू द पॉइंट बात करते हैं या टू द पॉइंट एग्जाम में लिखते हैं। तो अगर आप टू द पॉइंट लिखने वाले बच्चों में से हैं, तो आपका मार्क्स बच्चों उतना अच्छा नहीं आएगा एग्जाम में। अगर आप उस चीज को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं, जैसे क्लास 11th और 12th का बोर्ड का पेपर आप लिखते थे, तो उस तरह से आपको अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। फिर अगर हम फर्दर फिर बात करते हैं बच्चों डिसेंडिंग कोलॉन की, पासेस डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ये हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और डाउनवर्ड एक्सटेंडेड होता है बच्चों। स्टोर्स द रिमेनिंग फूड रेजिड्यू। अब देखिए, एक बार जब बैक्टीरियल क्या हुआ, जब चाइम हमारे कहाँ आया, कोलॉन में आया। कोलॉन के कौन से हिस्से में, असेंडिंग वाले हिस्से में, ठीक। कौन से वाले में, असेंडिंग वाले हिस्से में आया।
तो यहाँ पे बच्चों जो वाटर बचा था या कुछ अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं या कोई इलेक्ट्रोलाइट बचा है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया, फिर वो असेंडिंग कोलॉन से बच्चों कहाँ जाता है, ट्रांसवर्स कोलॉन में जाता है। अब यहाँ ट्रांसवर्स कोलॉन में इसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ठीक, अब फर्मेंटेशन होने के बाद फर्दर वो फिर आ जाता है डिसेंडिंग कोलॉन में। डिसेंडिंग कोलॉन में क्या होता है, ये स्टोर करता है जो कि रेजिड्यू फर्मेंटेशन के बाद जो हिस्सा बचा हुआ होता है। ठीक, फिर आता है हमारा चौथा सिग्मोइड कोलॉन जो कि एस शेप सेगमेंट कनेक्टिंग टू द रेक्टम। ठीक, ये क्या करता है, हमारे डिसेंडिंग कोलॉन को किससे कनेक्ट करता है, रेक्टम से कनेक्ट करता है बच्चों। स्टोर फीकल मैटर टेम्परेली बिफोर द डेफिकेशन। तो ये क्या करता है, जो हमारा फीकल मैटर है बच्चों उसको टेम्परेली स्टोर करता है जब तक कि हमें डेफिकेशन का अर्ज नहीं आ जाता या हम डेफिकेट नहीं करते हैं बच्चों किसको, फीकस को। ठीक, ये हो गया सिग्मोइड कोलॉन का। अब लास्ट में बात करते हैं बच्चों हमारा रेक्टम आता है, इसके बाद एक ऑर्गेनस बचता है। तो रेक्टम क्या है बच्चों, अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लोकेटेड इन द पेल्विस। जो हमारा रेक्टम है बच्चों वो लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक, एक्ट एज ए टेम्परेरी स्टोरेज साइट फॉर द फीकस। ये भी क्या बच्चों एक तरह से टेम्परेरी स्टोरेज साइट है, किसके लिए, फीकस के लिए। द वॉल ऑफ द रेक्टम कैन एक्सपेंड टू स्टिमुलेट द अर्ज फॉर डेफिकेशन। तो जो रेक्टम की वॉल होती है बच्चों, ठीक, रेक्टम की वॉल होती है, इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर या ऐसे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल देते हैं किसके लिए बच्चों, डेफिकेशन के लिए, डेफिकेशन के लिए। ठीक, ये इसका स्पेसिफिकेशन होता है कि जो रेक्टम की वॉल होती है वो डेफिकेट करने में हेल्प, डेफिकेशन के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक, तो ये हो गया रेक्टम के बारे में। लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा एनल कैनाल। द टर्मिनल पार्ट अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द एनस, सराउंडेड बाई 2 स्पिक्टर इंटरनल एनल स्पिंक्टर जो कि इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती है और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स होती है। तो जो हमारा एनल कैनाल है बच्चों वो एनएस के थ्रू क्या कर रहा है, ओपन हो रहा है आउटसाइड। तो जो एनएस है बच्चों उस पर 2 तरह के स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक इंटरनल स्पिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है। तो इंटरनल स्पिंक्टर क्या है, इनवॉलेंट्री है। जब भी हमें डेफिकेशन का अर्ज आएगा बच्चों तो जो इंटरनल स्पिंक्टर है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, जिससे हम डेफिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है बच्चों वो क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, उस पर हमारा कंट्रोल होता है, तो हम अपने मर्जी के हिसाब से डेफिकेशन करते हैं बच्चों। लेकिन जो अर्ज आ रहा है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल स्पिंक्टर को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है बच्चों। ठीक, ये हो गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में। तो अब अगर हम इसके हिस्टोलॉजी के बारे में बात करें बच्चों, मतलब हमारे इसके लेयर्स ऑफ द वॉल्स की बात करें तो जो हमारा इस लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों उसमें भी 4 लेयर होती हैं। म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है और सिरोसा होती है बच्चों। तो लगभग ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन जो इसका म्यूकोसा होता है बच्चों कंटेन्स गॉबलेट सेल दैट सीक्रेट म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन। सब म्यूकोसा की बात करें कंटेन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स, और इसमें नर्वस सप्लाई भी होती है बच्चों। ठीक, नर्वस सप्लाई भी होती है। अब इसमें स्पेशल क्या है बच्चों, जो इसकी मस्कुलरिस लेयर होती है, जो इसकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है बच्चों, उसमें क्या पाई जाती है, आउटर लेयर विथ 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स जिसको हम टेनिकोलाई कहते हैं, फॉर्मिंग सर्कुलेशन कॉल्ड द हॉस्ट्रा। ठीक, तो जो हमारी मस्कुलर लेयर है बच्चों उसका जो एक्सटर्नल हिस्सा है क्या है, मस्कुलर में एक इंटरनल मस्कुलर लेयर होती है, एक एक्सटर्नल होती है जिसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहते हैं। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज स्मूथ सेल्स के मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम टेनिया कोलाई कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, टेनिया कोलाई कहते हैं। और ये 3 होती हैं, कितनी होती है बच्चों, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। क्या होती हैं, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। ठीक, इनका काम क्या है, ये एक हॉस्ट्रा का फॉर्मिंग करती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है बच्चों, जैसे इस आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो हमारा क्या होता है,
बाकी अगर हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वो क्या होता है, उनका जो सरफेस होता है बच्चों वो स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है, उसमें कोई बल्जिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो इस तरह के बच्चों हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। ठीक, अब ये सेगमेंट करते क्या है बच्चों, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो ये सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है इन्हीं 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से हो रहा है। जैसे आप इसमें टेनिया कोलाई मसल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? बीच में ये मसल्स हैं बच्चों। ठीक, जो कि इसमें एक्चुअल जो फीकस है बच्चों वो पास होता है यहाँ से, लेकिन जो ये बल्जिंग बन रही है, ठीक, ऐसा आप बल्जिंग देख रहे होंगे, और ये बल्जिंग को हम क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा बोलते हैं बच्चों। ठीक, ये क्या है? हॉस्ट्रा है। और ये हॉस्ट्रा करते क्या है? ये हॉस्ट्रा फीकस को पास करने में हेल्प करते हैं। हॉस्ट्रा मतलब जो एक कंपार्टमेंट टाइप का दिख रहा है, एक सिंगल कंपार्टमेंट को, ये एक सिंगल कंपार्टमेंट हो गया, ऐसे ऐसे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो जो ये कंपार्टमेंट है बच्चों इसको हम हॉस्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा बोलते हैं। और ये बनते कैसे हैं? उन्हीं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का एक अरेंजमेंट होता है जो ये फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर का क्या कराता है? फॉर्मेशन कराता है। अब ये हॉस्ट्रा क्या करते हैं? फीकस को पास करने में हेल्प करते हैं। इस हॉस्ट्रा में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीकस इस हॉस्ट्रा से इसमें आएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें से इसमें जाएगा। तो ये हेल्प करते हैं फीकस को फर्दर आगे पास करने में बच्चों। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके फंक्शंस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन हो गया बच्चों किसका? वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, स्पेशली बच्चों सोडियम और क्लोराइड, एंड सम विटामिन्स, स्पेशली विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसर्स बाय गट बैक्टीरिया। ठीक, अब देखिए जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों उसमें कुछ स्पेशल या कुछ यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन का क्या कराते हैं? सिक्रीशन कराते हैं बच्चों, या सिक्रीट करते हैं। जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन के हो गया, वो सिक्रीट होता है कहाँ? हमारे इंटेस्टाइन में। तो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कुछ विटामिन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो सिक्रीट करते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से ही होता है बच्चों। ठीक, और वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन तो होता ही हमारे कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन से। फॉर्मेशन ऑफ फीकस, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है बच्चों हमारे किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, वो फीकस में कन्वर्ट हो जाता है। वो उसका कंपोजिशन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, म्यूकस एंड बैक्टीरिया फॉर्म फीकस। ठीक, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, म्यूकस जो होता है, और उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या फॉर्मेशन कराते हैं? फीकस का बच्चों। स्टोरेज एंड डेफिकेशन में, तो जो फीकस को टेम्परेरी स्टोर भी करता है और डेफिकेशन में भी हेल्प करता है बच्चों। ठीक, और बैक्टीरियल एक्शन, गुड बैक्टीरिया डिकम्पोजेस सेलुलोज, प्रोड्यूस गैस CO2, मेथेन एंड सिंथेसाइज विटामिन के एंड विटामिन B12। ठीक, तो जैसे मैंने बताया था बच्चों कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो विटामिन के और विटामिन B12 के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है बच्चों। किसकी मदद से? गुड बैक्टीरिया की मदद से। ये इनको कौन सिक्रीट करता है? हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं बच्चों। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में? बैक्टीरियल एक्शंस के बारे में। और यही बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं किसका? सेलुलोज का, जो कि गैस का प्रोडक्शन भी कराते हैं बच्चों हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, तो ये छोटा सा बच्चों हमारा एक पार्ट था हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट में। जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि हम पहले एलिमेंट्री कैनाल को कवर कर लेंगे, फिर हम मूव करेंगे बच्चों ग्लैंड्स पर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड्स हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने का तरीका क्या था बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने का तरीका ये था कि सबसे पहले हम कवर करेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, फिर हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और फिर तीसरा जो हिस्सा इसमें रहेगा हम डाइजेशन की बात करेंगे। ठीक, डाइजेशन की बात करेंगे। किसका डाइजेशन बच्चों? कार्ब का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन, और जो भी है बच्चों उसकी बात करेंगे। और हम ग्लैंड के साथ जो ग्लैंड पढ़ेंगे उसमें जो एंजाइम्स आएंगे हम उनके
कंपोजिशन की भी बात करेंगे, कंपोजिशन की भी बात करने वाले हैं। ठीक, तो ये हिस्सा हमारा कंप्लीट होता है इसमें, एलिमेंट्री कैनाल वाला हिस्सा हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे वाले लेक्चर में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा लीवर के बारे में, क्योंकि जो लीवर है ना बच्चों वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं, ओवरऑल हमारे नर्सिंग में कोई भी सब्जेक्ट हो गया बच्चों, आप फर्दर MSN पढ़ेंगे या फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें लीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लीवर ही पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, या हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू इस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।